हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मित्रों, कैरेक्टर के अभाव में किसी भी तरह का पावर या स्किल उसी तरह से खतरनाक है जिस तरह से बंदर के हाथ में मशीन गन। मैं आपको 5 उदाहरण दूंगा इस वीडियो में, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारे लीडर्स ने जानबूझकर ऐसे निर्णय किए जिससे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि आज भी हम और आप उन दुष्परिणामों को झेल रहे हैं। ये उदाहरण मैंने पुस्तक मर्चेंट ऑफ डाउट से उठाए हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। पहला उदाहरण, दोस्तों आप लोग जानते हैं सिगरेट पीना एक्चुअली हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे कैंसर होता है। आज भले ही ये सामान्य सी जानकारी हो, पर क्या आपको पता है कि हमारे साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी 1953 में ही कर ली थी, पर इस बात को कोर्ट में साबित करने के लिए 50 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। कैसे? क्योंकि तंबाकू से कैंसर होता है, इस बात को कोर्ट में साबित करने का मतलब है प्रतिबंध। एक ऐसे धंधे पे प्रतिबंध जो अरबों रुपए कमा के दे रहा है। तो ऐसा ना हो इसके लिए टबैको इंडस्ट्रीज ने अपने खुद के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले। कई नामी इंस्टीट्यूट्स पे पैसा पानी की तरह बहाया गया, जैसे रॉकरफेलर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोमेडिकल साइंस। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पैसा पानी की तरह बहाया गया ताकि ऐसे साइंटिफिक स्टडीज़ को प्रस्तुत किया जा सके या साइंटिफिक स्टडीज़ को मैनिपुलेट किया जा सके कि कोर्ट सिगरेट इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ कोई डिसीजन ले ही ना सके या फिर उन निर्णयों को लेने में विलम्ब होता रहे। और कौन है ये लोग जो ये कर रहे हैं? समाज के वही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, लीडर्स, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि ये लोग हमें ऐसे संकटों से बचाएंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। पर इन्हीं साइंटिस्ट ने, जैसे कि फ्रेडरिक साइट्स, जो कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी थे जहाँ पर एटम बॉम्ब बना, डॉक्टर सीसी लिटिल, एक जाने माने जेनेटिक साइंटिस्ट, डॉक्टर डब्ल्यू.सी. हूपर, एक जाने माने एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, ऐसे ही अनेक साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज़ और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के द्वारा ये सत्य कि तंबाकू से कैंसर होता है, इसको वर्षों तक छुपाने का प्रयास किया। बल्कि ये तक प्रचार किया कि एक्चुअली स्मोकिंग से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लोग लाखों की संख्या में इस तरह से मरते रहे, उनको कैंसर होता रहा, पर इन सो कॉल्ड साइंटिस्ट को थोड़ी भी दया नहीं है। दूसरा उदाहरण देता हूँ। 1963 में ही पता लग गया था कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं ही एक्चुअली एसिड रेन का कारण है, जिससे जंगल, जानवर, कृषि भूमि सब समाप्त हो रहा है। और 1979 आते आते इसमें कोई संशय नहीं बचा। बट अगेन बिल नेरेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट, जो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज सी मार्शल इंस्टीट्यूट के फाउंडर रह चुके थे, इन जैसे वैज्ञानिकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण सन 2000 तक इस पर कोई फैसला ना हो सका। तीसरा उदाहरण, हम सब जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पृथ्वी की ओजोन लेयर को काट रहा है और उसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। ये गैस पहले रेफ्रिजरेटर, एसी, स्प्रे, सुपरसोनिक एयरप्लेन सिस्टम जैसे उपकरणों में इस्तेमाल की जाती थी। बट अगेन फ्रेड सिंगर जैसे साइंटिस्ट के कारण 1990 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन नहीं किया जा सका। और जिन सुपरसोनिक एयरप्लेन्स के लिए लोग लड़ रहे थे, अगर बैन नहीं लगा होता तो आज ज़्यादातर लोगों को स्किन कैंसर हो चुका होता। चौथा एग्जाम्पल, सेकेंड हैंड स्मोकिंग, मतलब दूसरों के स्मोकिंग के कारण भी एक्चुअली कैंसर होता है। इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग। 1983 में ही ये बात पता लग चुकी थी, लेकिन अगेन डॉक्टर मार्टिन क्लाइन जैसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की सो कॉल्ड एक्सपर्ट एडवाइस अदालतों में, उसके कारण इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका, कोई बैन नहीं लगाया जा सका। पांचवा उदाहरण, पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्री स्तर बढ़ रहा है। ये बात आज कॉमन है, भले ही कॉमन है, लेकिन ये बात 1950 से पता है। बट अगेन फ्रेडरिक साइट्स, थॉमसन सी, शेलिंग जैसे इकोनॉमिस्ट, इनके कारण ये डिबेट आज तक चल रही है, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। साइट्स जैसे साइंटिस्ट तो मर गए, पर ये दुकान, भ्रम की दुकान आज तक चल रही है। और ये सब लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट थे, अमेरिका के नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस तक के सलाहकार थे, अपने ज्ञान से प्रभावित करने वाले लोग थे। पर अपने लालच और विचारधारा के घमंड के चलते करोड़ों लोगों को इन्होंने नारकीय स्थिति में झोंक दिया। देखा आपने? और ये लीडर्स
हमारे ही बीच से तो उठ के आते हैं ऐसी पोजीशंस पे, और लाखों लोगों की जान हम भले ही कितने ही कानून बना लें, अल्टीमेटली मात्र इन लोगों के विवेक पर आधारित निर्णयों पर टिकी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही अपने प्रश्न में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, पर असली प्रश्न ये है कि हम लोगों को लॉ, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग ये सब तो सिखा रहे हैं, पर क्या हम उन्हें विवेक इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं? और मैं यहाँ किसी धर्म विशेष की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यदि कोई काम, क्रोध, लोभ आदि गुणों को नियंत्रण और दया, क्षमा, त्याग आदि गुणों को विकसित करने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो भले ही वो धर्म का झंडा लेकर खड़ा हो, वो मात्र एक दंभी पुरुष है और कुछ नहीं। अपने समाज को, खासकर इन लीडर्स को मानवीय मूल्यों को ट्रेनिंग दिए बिना हम कितने भी कानून बना लें, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि लास्ट डिसीजन अल्टीमेटली एक इंसान लेता है, कोई कानून की किताब नहीं लेती है। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आपको बस कुछ ऐसा करना है कि जिससे लाखों लोग मर जाएं। करेंगे आप बोलोगे इसमें तो बहुत खतरा है, पुलिस पकड़ लेगी, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, ना फिजिकली ना लीगली। 1 करोड़ कम है, चलिए 10 करोड़ ले लीजिए। आपको बस एक साइन करना है, पर हाँ, उस साइन को करते ही लाखों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। बताइए करेंगे आप? चलिए 100 करोड़ ले लीजिए। अच्छा चलिए मान लीजिए आप ये ऑफर ऐसे ही रैंडम किसी भीड़ में दें, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग ये ऑफर स्वीकार कर लेंगे? चलिए मत बताइए, मेरा उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर जानना है ही नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सशक्त बनाता है? कैरेक्टर बिल्डअप के लिए हमारे करिकुलम में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? वैल्यू सीखने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट पर कितना ट्रेनिंग आवर इन्वेस्ट किया जाता है? हम लाखों रुपए देकर बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमबीबीएस आदि करते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए सालाना खर्च करके ये सीख रहा है कि दया कैसे करनी चाहिए या परस्त्री को माता के समान कैसे देखना चाहिए? और हम फिर भी आशा करते हैं कि समाज में लोग सभ्यता से व्यवहार करें। चरित्र निर्माण तो हम सोचते हैं कि बच्चा खुद ही सीख लेगा, या हम सोचते हैं कि उसका परिवार या उसके परिवार के संस्कार उसको सिखाएंगे। 1-2 किताबें हो सकता है पढ़ाई भी जाती हैं स्कूल में, पर ट्रेनिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। जस्ट थिंक, आज समाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस डेवलपमेंट या अन्य किसी भी तरह की डेवलपमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना मानव मूल्यों को सीखने और उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। और हाँ, मैंने ठीक कहा, यह सीखने और ट्रेनिंग का विषय है। जिस तरह से हम मैथ और साइंस सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, यह केवल संस्कार की बात नहीं है कि केवल माता पिता के संस्कार से व्यक्ति सीखेगा। ये केवल संस्कार की बात नहीं, हम स्टूडेंट्स को कंपिटेंस तो दे रहे हैं, पर कैरेक्टर कहाँ है? तो ये माता पिता या समाज या खुद के अलावा सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रयास करें कि लोग मानवीय मूल्यों को सीख सकें। इस ट्रेनिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, पैरामीटर सेट किए जाने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूसरी स्किल्स को सीखने के लिए हम लोग करते हैं। और इसके लिए यदि कोई धार्मिक संस्थान का उपयोग किया जा सकता है, तो हमें ज़बरदस्ती सूडो सेकुलरिज्म का चोला नहीं पहने रहना चाहिए, क्योंकि लोग कैरेक्टर और वैल्यू क्राइसिस की वजह से लिटरली मर रहे हैं। और हाँ, मेरा लास्ट मैसेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।